मैंने क्या बोला? बंद कर दो फोन। हाँ, असल में मैम वो फिर बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा रहे थे। बायनॉमियल थ्योरम बेटा ये स्ट्रेट लाइंस हो जाए इसके बाद बायनॉमियल ही कराऊंगी साची। ओके मैम, मैम वो हाफ ईयरली में आ रहा है। हाँ करा दूंगी, कोई बात नहीं। ओके मैम। क्या आ रहा है? आपने तो भेजा था, मैंने देखा आपका। हमारा तो आज के बाद सबसे ज्यादा छुट्टी मैच में, लेकिन अकाउंट्स में एक क्लियर, तो अकाउंट्स पीटी में एक हफ्ते की छुट्टी होती है। बेटा छुट्टी की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, आप पहले से तैयारी करके रखना, यही होता है। मुझे नहीं लगता कि हमने जितने चैप्टर्स किए उससे अलग कुछ आ रहेगा। 16 सितंबर तो आपका तो लेट है। एक बार वो वाला टॉपिक बता दीजिए, क्यूट एंगल बिटवीन। हाँ चलो, ये अच्छी बात आज आपने पूछा, वेरी गुड। पहले स्लोप चलो रिवाइज कर लेते हैं, कुछ कुछ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। कॉपीज बंद करके सब लोग अपने आप अपना दिमाग लगाएंगे। स्लोप मैंने बताया था दो फॉर्म्स में निकाल सकते हैं। एक तो कब लाइन का, जब एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता है तो क्या होगा स्लोप? tan थीटा। ठीक है, क्या होगा स्लोप? tan थीटा। और दूसरा हम तब निकाल सकते हैं जब इस लाइन पे दो पॉइंट्स पता हो, एक x1 y1, दूसरा कोई भी दो पॉइंट्स नहीं है, लाइन पे दो पॉइंट्स है, तो स्लोप कितना होगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप क्या देता है? x एक्सिस से डायरेक्शन। ठीक है, स्लोप इज द डायरेक्शन फ्रॉम x एक्सिस। y निकालना तो ऊपर वाला होता है, x2 माइनस y2 y से अगर निकालनी, हाँ अगर नॉर्मल स्लोप पूछा तो x से निकालते हैं। स्लोप का मतलब x से ही डायरेक्शन होती है, कभी भी y से नहीं होती। ठीक है, अब बच्चों ये हमने स्लोप वाली फॉर्म पढ़ ली। स्लोप वाली फॉर्म के बाद क्या था? एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस में कोई भी दो लाइंस दी हुई हैं, एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप क्या है? m2। इन दो के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो क्या बताया था? tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड, बिकॉज वी आर फाइंडिंग एक्यूट एंगल, जबकि ऑब्ट्यूज भी पॉसिबल है। अगर यहाँ पे हम नेगेटिव साइन कंसिडर, तो नेगेटिव वाला आएगा, दो वैल्यूज आएंगी मॉड को हटा करके, समझे? तो दो में से नेगेटिव वाली वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव, तो थीटा ऑब्ट्यूज हो जाएगा। समझ में आ गया? सबको आ गया समझ में? हाँ हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि 90 से छोटा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे अगर L1 L2 के पैरेलल हो गई, लाइंस के बीच में कभी रिफ्लेक्स एंगल नहीं होता। आप ये सोचो रिफ्लेक्स एंगल के लिए ऐसे बनाना पड़ेगा, इसे एक्सटेंड करो, ये एंगल बन गया। रिफ्लेक्स तो सर्कल में बनता है ना, इसमें नहीं बनता, या तो ऑब्ट्यूस होगा या एक्यूट होगा। L1 पैरेलल टू L2 क्या होगा? M1 इज इक्वल टू M2, और L1 परपेंडिकुलर टू L2, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अच्छा पहले होमवर्क की बात बताओ, होमवर्क तो बच्चों आज मम्मी पापा से डांट खाना, तो भूल गया तो। होमवर्क, होमवर्क बेटा मैं, मुझे ये सब पता ही नहीं, क्या दिया था मैंने होमवर्क? एमईटी का पेपर था, कितने क्वेश्चंस थे? किसी का भी हो, 1 to 12 क्वेश्चंस थे। ठीक, बस इतने कम क्वेश्चंस थे। चलो इसमें बोलो नहीं किया आपने तो। अभी है आपके पास ना?
नव्या पूरा डाउट्स बोलो। कॉम्प्लेक्स वाला छोड़ा है मैंने। आपका आ रहा है कॉम्प्लेक्स? नहीं आ रहा, लेकिन बेटा इससे मतलब ये नहीं है, हम कर चुके हैं ना, कॉम्प्लेक्स करना तो पड़ेगा ही। डाउट्स बोलो, जो नहीं हुए क्वेश्चंस वो बोल दो। मैं ऐसे फिर मेरा पूरा रखा है डाउट्स ही पूरा हो रखा है, ठीक है। डाउट्स। ये सारे हो गए 1 से 9 तक। 10 11 12 डाउट्स हैं। एक और डाउट है मेरे को, 7th में डाउट, 7th में डाउट है, 12th पूरा। हाँ कॉन्ट्राडिक्टरी चाहिए हमारे ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, किसी का भी हो। 12 हो रखा है, 10 11। नव्या आप बोलो, जो नहीं किए वो सब बोल दो। 6 9 11। मानवी? हम्म बेटा बात नहीं इसमें, फिर वहीं पे अगल बगल बैठे हो बात कर रहे हो। मिष्टी? हम्म 2 6 9 वैष्णवी? कांशिया? हम्म हम्म शुभांगी? क्यों नहीं किया? सही बात नहीं है। अन्वेषा फोन मैं लेने आऊं क्या वहां पे? निष्का? डाउट्स है? अन्वेषा? सांची? मैम 1 2 और 6। 1 2 और 6 किया पूरा है। मैम 2 अद्वय? क्वेश्चन बचे हैं लास्ट के। है पूरा। अद्वय? अद्वय बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, आप मुझे व्हाट्सएप करो। ठीक है, नहीं बच्चों, ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक का। यहाँ ये जो है डाउट्स हैं आप लोग के। चलो शुरू करो जल्दी से, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू हो जाओ, जिसने किया है या नहीं किया है। नहीं पूरी क्लास है कहाँ आज? बेटा फोन टेबल पे रहेगा। हाँ टेबल पे, उसे टेबल पे रख के ही निकालो, ऐसे नहीं करोगे। सब टेबल पे रखो, टेबल पे रखो। हाँ ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग आकर के, लेकिन आप लोग की क्लास कब होती है? ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले दे जाना है, क्लास से पहले। ठीक है। हेलो मैम, आवाज आ रही? हाँ आ गई आ गई। मैम 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। 6 7 और 11। चलो ठीक है। कहाँ गया 11th का बैच?
11th बेटा बात नहीं। मेरे को एक हीरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये मतलब कॉम्प्लेक्स है चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले फर्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट रुको। फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू, बेटा बात नहीं अब बिल्कुल, number of non-empty relations that can be defined on A. Relations on A. हाँ बोलो अद्विक, एक मिनट इसमें ना आप शांत रहो। अद्विक बोलो। हम वैसे कर सकते हैं ना कि ए रिलेशन टू ए सबसेट ए हाँ A से A पे है तो एन इनटू एन ए इनटू ए करके कर सकते हैं। A क्रॉस A का सबसेट होगा। तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स, कितने, एम m स्क्वायर हो गया स्क्वायर हो गया। तो R कितने रिलेशंस कितने होंगे, टोटल रिलेशन टू एम स्क्वायर 2 रेज टू द पावर m स्क्वायर, नॉन एम्प्टी सेट एक कम हो जाएगा तो 2m स्क्वायर माइनस 1 क्योंकि नॉन एम्प्टी बोल रहा है। नंबर ऑफ सबसेट्स m स्क्वायर, नंबर ऑफ सेट्स के कितने होंगे, 2 रेज टू द पावर m स्क्वायर, और क्योंकि नॉन एम्प्टी बोल रहा है तो 1 माइनस। समझ में आ गया। नंबर ऑफ रिलेशंस बिल्कुल ठीक। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, चलो शुरू हो जाओ। सेकंड क्वेश्चन, z is a complex number, z is equal to z conjugate। बच्चों ध्यान दो, z is equal to z conjugate कब हो सकता है, अगर z मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रही हूँ। बच्चों एनालाइज करो जरा, 2 + 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, ये तो सेम नहीं हुआ। अगर मैं बोलूँ z इज इक्वल टू 3 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट कितना होगा, ये भी सेम नहीं हुआ। z इज इक्वल टू 2 बोलूँ तो z कॉन्जुगेट भी कितना होगा, 2 होगा। यानी कैसा होगा ये नंबर, सिर्फ रियल होगा, सिर्फ रियल होगा। इसका मतलब अगर z को मैं x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखूं तो y क्या होगा, 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। और y 0 किस लाइन पे होता है, किस एक्सेस पे होता है, x एक्सेस पे होता है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये किस पे है, x एक्सेस पे, बिकॉज इमेजिनरी पार्ट इज 0। सबको बच्चों समझ में आई बात पूरी। क्या सोच रही है अन्वेषा, ठीक है। z को z कॉन्जुगेट करने के लिए हाँ पूरी देखो, मैंने बेस से लेके चले, y 0 करना ही पड़ेगा तभी वो कॉन्जुगेट के इक्वल हो सकता है। अब मैं आपसे पूछूं, सपोज करो z इज इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट कब होगा, जब हम x एक्सिस को 0 लेंगे जब x 0 लेंगे, जब रियल पार्ट 0 होगा तो आप किस पे लाई करेगा, y एक्सेस पे। किस पे लाई करेगा, y एक्सेस पे। सबको समझ में आई बात क्या बोल रही हूँ, ठीक, वेरी गुड। किस कहाँ पे लिख रहा है, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। The null set is the identity element of the union of two sets. Null set is the identity element of union of two sets. Reason क्या लिखा है, if A and B are two disjoint sets, explain तो बिल्कुल गलत है। Number of elements in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B, लेकिन disjoint बोला है इन्होंने। इन्होंने क्या बोला है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन इज एम्प्टी नॉट जीरो, इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अन्वेषा आपका दिमाग नहीं चल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन इज 0। ये फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बट इंटरसेक्शन क्या है 0। तो इसका मतलब एन ए प्लस एन बी हो गया ना, सही बात है, बिकॉज इन्होंने डिसजॉइंट सेट्स बोल दिया है। तो रीजन इज करेक्ट, द नल सेट is the identity element of union of two sets. Union of two sets अगर मैं बोलूं, A सेट बोला मैंने 1 2,
और बी सेट बोला 2 3, यूनियन ऑफ टू सेट्स इज 1 2 3, 1 2 3. अब ये नल सेट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या बोलना चाह रहे हैं इसको समझने की कोशिश करो. आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट जो कि कहीं पे भी डाल सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, तो 5 होगा. मतलब एक तरह से नल सेट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है. आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब जैसे मैं बोलती हूँ कोई भी, जैसे एक मिनट रुको, आइडेंटिटी वर्ड का डेफिनेशन बोल रही हूँ, मुझे भी नहीं पता ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उसको मीनिंग निकालने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, तो देखो आइडेंटिटी वर्ड का मीनिंग क्या कहता है. फोन छोड़ो, टेबल पे रखो, मुझे डाउट नहीं होना चाहिए 1% भी, और टच मत करना उसे. आप भी टेबल पे है ना, सबका टेबल पे है ना, ठीक. हाँ, आइडेंटिटी वर्ड का अगर मैं बोलूँ कि 2 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, तो वो एलिमेंट जो इसमें मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी दे दे, 1 दे दे. समझ में आ गया. एडिशन के लिए हम क्या बोलते हैं, एडिशन के लिए -2 होगा आइडेंटिटी एलिमेंट. तो सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो सेम सेट दे दे, जो सेम सेट दे दे, जिसे डालने से उसके साथ यूनियन लेने से उस सेट पे कोई फर्क ना पड़े, तो वो क्या एलिमेंट होगा, 0 मतलब 5 होगा, एम्प्टी सेट ही होगा. आइडेंटिटी वर्ड के मीनिंग से क्लियर करो, समझ में आ गया कि हाँ, उसका कोई फर्क ना पड़े उस पे, तो वो सेट कौन सा होगा, 5, जो यूनियन के साथ कंबाइन करने पे सेट को के ऊपर कोई फर्क डालेगा ही नहीं. क्लियर हो गई बात. हाँ, तो बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ऑप्शन बी होगा. सबको बात समझ में आ गई. इसके बाद नेक्स्ट डाउट कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो किसी ने पूछा नहीं था, ये मैंने अपनी साइड से बताया, तुम लोग को सबको थर्ड आता था. वैष्णवी ने कहाँ पूछा है, ठीक है मान लिया, ठीक है. फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, जल्दी करो, फोर्थ स्ट्रेट लाइंस पे आना है. फोर्थ क्वेश्चन, अब चेंज नहीं हो सकता. फोर्थ, राइट डाउन द फॉलोइंग सेट्स इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म. फर्स्ट पार्ट है 1/2, 1/6, 1/12, 1/7 into 8. सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, तो 1/x, नहीं x मत लिखो, n लिख दो, n+1, where n belongs to set of natural numbers and n is less than or equal to 7 लिख दो. बेटा नेचुरल नंबर्स 1 से ही स्टार्ट होते हैं ना. पीयू कहाँ नहीं है, क्यों नहीं आई आज. आ गया सबको समझ में सेट बिल्डर फॉर्म. सेकेंड पार्ट देख लो, 3 to 8 -5, 3 to 8 इंटरवल है जिसमें से 5 को रिमूव कर दिया. आप ऐसे समझो, ये 3 था, ये 8 था, ये 5 है सपोज, तो 3 to 3 पे ओपन था, 8 पे क्लोज था, यहाँ से 5 को रिमूव कर दिया, 5 को रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, 3 से 5 तक ओपन और यूनियन 5 से 8 तक भी 8 क्लोज्ड. 5 को हटाना है, सिर्फ इंटरवल फॉर्म में लिखना है ना. अच्छा, सेट बिल्डर में लिखना है. हाँ, तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखोगे, x belongs to set of x such that x belongs to set of real numbers, x is greater than 3 but less than 5, or x is greater than 5 but less than or equal to 8. but less than or equal to, हाँ बोलो.
ऐसे लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू R and x lies between 3 to 8 minus 5. पूरी रियल लाइन थोड़ी ले रहा है, 3 और 8 के बीच में ले रहा है ना. अच्छा ऐसे लिखा है, x is greater than 3 but less than or equal to 8 but x is not equal to 5. ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट, 5th किसी का डाउट नहीं है, 6 पे आ जाओ. 6 क्वेश्चन देखो. If z is a complex number, हाँ 6 क्वेश्चन देखो. If z is a complex number, show that z minus z conjugate upon I is real. प्लस आयोटा y पुट कर देंगे. हाँ सही कर रहे हो, हाँ बिल्कुल सही. z is equal to x plus iota y, so z conjugate is x minus iota y, so z minus z conjugate is 2 iota y, so z minus z conjugate upon iota is equal to 2y. ठीक है, which is real because iota, there is no term of iota. Next question, 7th. 7th question है, let U be the universal set and ABC be its subset. Show that the following sets by means of Venn diagram. X intersection B, sorry, A intersection B minus C. Venn diagram से show करना है. हाँ बेटा बिल्कुल सही. ये यूनिवर्सल सेट बनाओगे. दिस इज A, दिस इज B. कोई बात नहीं, दोबारा करने में कोई बुराई नहीं है. ये A इंटरसेक्शन B में से C को हटाना है. दिस इज A इंटरसेक्शन B, जिसमें से C को हटाओगे तो ये वाला पोर्शन आएगा. ठीक है भव्या, समझ में आ रहा है बेटा? आवाज आ रही है पूरी? भव्या ठीक. अब दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है A यूनियन B यूनियन C होल कॉम्प्लीमेंट, यानी पूरे तीनों को हटा करके उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है. ये A B और C, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. तीनों का कॉम्प्लीमेंट बाहर का ही सारा पोर्शन होगा बस, क्योंकि यूनियन को तो पूरा हटाना ही है. ये होगा. बिल्कुल सही है. सबको समझ में आ गया? वेन डायग्राम्स शो करना था, कर दिया. फिर क्या है 8th क्वेश्चन, एफ एक्स जी एक्स. डाउट है 8th? सेवेंथ तो हो गया, 7th हो गया. 8th का सेकंड है, करो जरा 8th का सेकंड. किसका बेटा? क्या बोला आप लोगों ने? 7th वाला. हाँ 8th का सेकंड पार्ट देखो. अब 8th का सेकंड पार्ट है एफ. बेटा बस, एफ कैसा फंक्शन है? मॉडुलस फंक्शन. जी कैसा फंक्शन है? सिग्नम फंक्शन. सिग्नम फंक्शन कैसा होता है? 1 जब x ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 पे -1 और इक्वल टू 0 पे 0. ठीक. और h कैसा? बेटा नहीं बात करो. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक, सबको समझ में आ गया? मैंने फॉर्म बना दी. अब इन्होंने क्या बोला है फर्स्ट पार्ट में,
F2 माइनस F ऑफ -2, F2 कितना होगा, मॉड ऑफ 2 मॉड ऑफ -2, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर क्या बोला सेकंड पार्ट में, G ऑफ 5 माइनस H ऑफ 3.9, G ऑफ 5 का मतलब 5 0 से बड़ा है तो वैल्यू कितनी देगा 1, माइनस बॉक्स ऑफ 3.9, 3.9 का बॉक्स कितना होगा 3, सो दिस इज इक्वल टू -2। डन। फिर कौन सा क्वेश्चन डाउट है, नाइन्थ। देखो नाइन्थ तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी एडिशनल नहीं है। a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, देन प्रूव दैट। मैंने हमेशा बताया जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन गिवन है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है फोन टेबल पे, a माइनस आयोटा b कॉन्जुगेट ले लो दोनों साइड्स में, इसको कॉन्जुगेट लोगे कितना आएगा x माइनस आयोटा, बस आयोटा का साइन चेंज होता है कॉन्जुगेट में, सबको पता है। होल स्क्वायर एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस 1, और कहीं आयोटा है ही नहीं, मल्टीप्लाई कर दो दोनों की, दिस इंटू दिस करते ही ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेम टर्म है, ऊपर a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है, x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज +1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। डन। आ गया क्या समझ में, ये हो गया। फिर इसके बाद कौन सा डाउट है, 10th भी डाउट है, मल्टीप्लाई। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखो फटाफट। U यूनिवर्सल सेट इज अजय, बिजेश, चंदर, डॉली, इवान और फरहान। बेटा बात नहीं बिल्कुल भी, फरहान with the set of students of class 11th who want to take part in games. Set A is Ajay, Chandar और Ivan. Be the set of those who are selected in hockey team. ये कौन सी टीम है, हॉकी टीम है। B इवान और फरहान। Be the set of those who are selected in football team. Based on the above information, answer the following questions. पहले वो बना लो वेन डायग्राम, ये लो, ये यूनिवर्सल सेट है, ये हॉकी का सेट है और ये फुटबॉल का सेट है। इवान तो यहाँ पे है, दोनों में सिलेक्टेड है, और ये अजय और चंदर इधर है, और ये फरहान है। बाकी बचे हुए बच्चे इधर हैं, बिजेश, डॉली, बस। ठीक है, यही सिचुएशन है। अब आपसे क्या पूछा गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट। ए में ये एलिमेंट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट में 3 बचे। ठीक, लिख दोगे ब्रिजेश, डॉली एंड फरहान। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कॉम्प्लीमेंट, अजय, चंदर, ब्रिजेश, डॉली, सॉरी, चंदर, ब्रिजेश, डॉली। फिर क्या है, ए माइनस बी, ए में से बी को हटा दो तो अजय और चंदर।
फिर क्या है, verify that number of elements in A plus number of elements in B is equal to number of elements in A union B. ये ट्रू नहीं है बिकॉज इंटरसेक्शन इज नॉट एम्प्टी. बच्चों समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं जल्दी बता दो यहाँ पे. 3. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2. यूनियन में कितने, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4. तो इनके सम के इक्वल नहीं है, सो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस. क्या बच्चों वाला पेपर दिया है बिल्कुल. 11th क्वेश्चन. हाफ इयरली के इतने कम क्वेश्चंस हो सकते हैं? नंबर ऑफ टॉपिक्स देखो कितने कम है ना, जीपी है ना इसमें कुछ है. तो वो उसका है यूटीज का. अरे बस बस, नहीं इनके यहाँ वो नाम तो कुछ भी दे देते हैं. अभी ऐसे ही मुझसे, मैं ऐसे ही मिड टर्म समझ गई थी हाफ ईयरली होता है, तो मुझे बच्चों ने बताया डीपीएस इंदिरापुरम के कि मिड टर्म उनका हाफ ईयरली नहीं होता. हाँ तो बस वही मैं कह रही हूँ, उनका हाफ ईयरली हो ही नहीं सकता. मैं कर लूंगी. अच्छा चलो. While solving a, अरे बच्चों, typical equation a person finds that one of the root of the equation in complex is a complex number. complex number क्या दिया हुआ है? 1 plus 7i upon 2 minus I whole square. Based on the above information answer the following questions. Represent z in standard form. तो बच्चों ये तो इसमें कर ही लो. 1 plus 7i 4 minus 1 minus 4 iota. तो 1 plus 7 iota upon 3 minus 4 iota. Multiply and divide by 3 plus 4 iota. 3 plus 21 iota plus 4 iota minus 7 4s are 28 upon 9 plus 16. So it is minus 25 plus 25 iota upon 25 minus 1 plus iota. डन हो गया. a plus iota b की फॉर्म. फाइंड कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ दिस. कॉन्जुगेट बता दो. मॉड ऑफ दिस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √2. बस अब तुम लोग क्या कर रहे हो? ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो. इस बार का पेपर भेज देना, मुझे करा दूंगी. सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर. चलो चलो देखो, डोमेन तो सबको आती है इसकी, बट शांत रहो ना बच्चों प्लीज. 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू. बच्चों करो, इसे तो करो. एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन और इक्वल टू. आंसर इसमें मैटर नहीं करता है, इसमें आपके स्टेप्स मैटर करते हैं. आप क्या लिख रहे हो? x belongs to closed minus 4 to 4 closed, क्योंकि न्यूमरेटर में है. अब y सपोज करोगे रूट ऑफ, रेंज भी निकाल दो ना, रिवाइज हो जाएगा पूरा. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 16 माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 एंड, वहां से क्या दिख रहा है? 16.
ठीक, तो 16 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 16। 16 से कैंसिल कर दो तो -16 माइनस वाई स्क्वायर और 0 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 to 16। वही वाली बात आ गई, वाई स्क्वायर -16 लेस देन और इक्वल टू 0, यानी वाई लाइज बिटवीन -4 to 4, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता तो रेंज क्या होगी 0 से 4, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, शो दैट द रेंज ऑफ फंक्शन दिस 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, शो दैट द रेंज ऑफ फंक्शन दिस इज दिस। ये बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ तो मिला बढ़िया। इसकी रेंज निकालनी है, कैसे निकालोगे बच्चों? क्वाड्रेटिक से। ठीक है, ठीक है, करो जरा क्वाड्रेटिक से। तो -12 प्लस माइनस रूट, वैसे तो जरूरत नहीं होती है, देखो जरा क्या पूछा है इन्होंने, रेंज पूछी है। एक मिनट रुको, हाँ तो 4x स्क्वायर, x में क्वाड्रेटिक बना लो, तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकालनी है, शांत रहो अभी। -12 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4, 4 4 जा 16, 15 माइनस वाई अपॉन 8, -12 प्लस माइनस 144 माइनस कितना आएगा 16 इंटू 15, 5 से 38, 6 1 0 4 240, 240 प्लस 16y अपॉन 8 -12 प्लस माइनस कितना आया ये 16y माइनस एक मिनट 696 अपॉन 8, तो ये कितना आ गया, एक मिनट रुको, कितना कॉमन आया, ये 4 कॉमन आ गया ना, तो 16 से नहीं आएगा ना, 6 4 ही आएगा, अरे 4 ही आएगा, 4 आएगा 16, हाँ 16 का मतलब मेरा 4 ही है उसके स्क्वायर रूट से, तो -3 प्लस माइनस y -6 अपॉन 4 से कैंसिल कर दो 2, ये आ गया। बच्चों ये बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान दो, y सपोज करके करते थे, x की वैल्यू निकालते थे। अरे सुनो पहले, एक मिनट शांत रहो सब, हमेशा y सपोज करते हैं, y से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं। ये क्वाड्रेटिक थी तो गंदी तरह से निकालनी पड़ी हमें, लेकिन x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई। अब ये कैसे मिलनी चाहिए, रियल मिलनी चाहिए, कैसी मिलनी चाहिए, रियल मिलनी चाहिए, तो रूट के अंदर कैसी वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब y -6 ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, और y की वैल्यू ही क्या होती है, रेंज। तो रेंज कितनी होगी 6 to infinity। समझ में आ गया, दिस इज द वे। हाँ बिल्कुल करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा हुआ कि आ गया और मैंने बता दिया। मैंने क्वाड्रेटिक की एक फॉर्म तो बताई थी आप लोगों को, पता नहीं कब बताई थी, क्या नहीं आया मुझे बताओ। वो तो कैलकुलेशन का पार्ट है, तू कैसे भी कर ले। 16 कॉमन आ रहा है इसमें से, 16 रूट के बाहर कितना आएगा 4, तो y -6 बचा, अब 4 अंदर से कॉमन ले ले। समझ में आ गया बेटा? शाबाश, अब अद्विक ध्यान से पढ़ रहा है, शाबाश, ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आएगा। सच्ची बता रही हूँ, ये पढ़ते ही सुनता ही नहीं था, कॉपी करता था बस। बेटा आपकी दोस्तों की तो हमेशा गलती होती है, इसमें
खराब बात बेटा, ध्यान दो, एक दूसरे को डिस्टर्ब मत करो और एक दूसरे के मार्क्स खराब मत करो, ठीक है? समझ में आ गई बात? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे लिख लो एक अलग जगह पे, अच्छी नोट्स कॉपी में नोट कर लो। समझ में आ गया? दिस इज समथिंग डिफरेंट जो अभी तक नहीं किया था हमने। एक आध क्वेश्चन तो हर पेपर में आता है, कुछ ना कुछ ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है। चलो थर्ड पार्ट, हमें तो इजी है थर्ड। इसमें इससे भी अच्छा एक क्वेश्चन है जिसमें एक्स पूरी रियल लाइन नहीं बोलते हैं, एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू बोल देते हैं, इस पर्टिकुलर डोमेन में बताओ। वो भी मैंने कराया था क्लास में शायद। हाँ, वो एक -5 to इन्फिनिटिव वाला क्वेश्चन है ना? नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं, एक क्वाड्रेटिक का ही 5 to इन्फिनिटिव वाला क्वेश्चन है। अब वो ढूंढना आरडी में है, निकाल लो तो करा दूंगी। अभी रुक जाओ, अभी टाइम लग जाएगा, अब पहले ही कर लेते हैं। इज 1 2 3 4 1 6 अ फंक्शन? फंक्शन है क्या? अद्विक बता ना, थर्ड वाला बता, थर्ड वाला बता, कोई बात नहीं, वो भी इजी ही है। मुझे पता नहीं है कि नहीं है, तुम्हें आंसर देना है। अरे शांत रहो ना, एक दूसरे को क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? बना के देखो एरो डायग्राम, फंक्शन है कि नहीं है बताओ। बोल दो, अद्विक का फिर दिमाग लगना बंद हो गया। मैं बार बार बोल रही हूँ, उसे अपने आप दिमाग चलाना ही नहीं देते हो। वो वैसे ही अभी स्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने अपना दिमाग चलाया नहीं है बेटा, लेकिन आपकी तो सबसे ज्यादा ही है। दिमाग तो अपना ही चलाना होता है ना, दूसरे के दिमाग से हम चलेंगे तो कहीं और पहुंच जाएंगे, पहुंचना कहीं और होगा। शांत रे। 1, अरे थर्ड पार्ट, 1 3, 1 की इमेज क्या बोल रहा है? 2 है। 3 की इमेज क्या बोल रहा है? 4 है। 1 की एक और इमेज बोल दी इसने, 6। ऐसा 2 एरोज एक पॉइंट से पॉसिबल है क्या? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, एक पॉइंट से 2 एरोज पॉसिबल, सो इट इज नॉट अ फंक्शन बट इट इज अ रिलेशन। रिलेशन हर एक एलिमेंट होता है। जस्टिफाई योर आंसर, बिकॉज 1 हैज 2 इमेजेस। समझ में आ गया? सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। A and B are two sets such that number of elements in A this, हाँ B कितना होगा? 3। शाबाश, वेरी गुड, डन बच्चों, पेपर डन। अब आज एक और पेपर मैं भेजूंगी ना, मेरे कान में दर्द हो रहा है। मुझे अकाउंट से क्या मतलब है? अच्छा नहीं भेजूंगी, मान ली बात। चलो लेकिन अब जब भेजूंगी, इन लोग की तो आदत ही नहीं पड़ी है अभी तक करने की, ये देखते ही नहीं है, भूल जाते हैं। अब रोज भेजूंगी, इसीलिए तो कह रही हूँ। अब आज बोला है इन बच्चों ने कि नहीं भेजना है, इसलिए नहीं भेज रही हूँ क्योंकि कल टेस्ट है। समझ में आ गया? लेकिन आप रेगुलर करना है बच्चों टेस्ट। अच्छा, अरे शांत रहो। स्ट्रेट लाइंस हमने कल स्टार्ट कर दिया था, उसके आगे का एनसीईआरटी खोल लो फटाफट, एनसीईआरटी खोल लो। उस पे नहीं, बेटा फोन पे फिर कुछ करा आपने? हम अभी तो निकालेंगे। एक ही है मेरे पास, ये लो।
उसे पीछे दे दो. खोलो. नहीं, फिर आपका दिमाग नहीं चलेगा. 30 मिनट बचा. बेटा 30 मिनट तो बहुत, 30 क्वेश्चंस हैं. जल्दी कर. अब रिवीजन कंटिन्यू. बेटा मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, वेस्ट हो रहा है टाइम. जल्दी करो, शुरू करो. हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था. सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट और सेकंड करा था. थर्ड आपने कहा था बहुत बड़ा है. थर्ड आपने कहा था थर्ड से करा था. भव्या, अद्वय, साची नहीं है. बेटा मैं सबको हटा दूंगी वहां से अब. निष्का बहुत मस्ती करती है. चलो सेकंड क्वेश्चन. थर्ड. निष्का मैं आ रही हूँ पिटाई करने. पानी पीना बंद करो. Find the distance between P and Q. कोई बात नहीं, आप सेकंड कर लेना अपने आप. बेटा कोई बात नहीं, सेकंड कर लेंगे. अब थर्ड से मैंने शुरू कर दिया है तो थर्ड कर लो. If PQ is parallel to y axis, if PQ is parallel to y axis, ये देखो, ये P, ये Q, this is x1 y1 and this is x2 y2. अब मैं पिटाई करूंगी बहुत ज्यादा. ये डिस्टेंस बोलो कितनी होगी? x1 y1 x2 y2. ये डिस्टेंस कितनी होगी? बिकॉज दिस इज पैरेलल टू. बिल्कुल बुद्धू हो. y2 माइनस y1 का मॉड. x2 माइनस x1 क्यों करेंगे बेटा, आप खुद बताओ. ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? y2 है ना. और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? y1 है. तो ये कितनी होगी? वर्टिकल वाली देख रहे हो ना, हॉरिजॉन्टल थोड़ी देख रहे हो. when parallel to x axis, हाँ, x1 y1 और x2 y2. तो डिस्टेंस कितनी होगी? बिकॉज ये वाली x2 होगी और ये वाली x1 होगी. तो इसका मतलब दिस डिस्टेंस इज x2 माइनस x1. लेकिन हमने इसको पॉजिटिव बड़ा लिया है, इसको छोटा लिया है, तो इस पे क्या लगा दो? मॉड. डिस्टेंस है तो वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा. पॉजिटिव लेंगे. फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो और फिगर आउट करो. फोर्थ क्वेश्चन. Find a point on x-axis which is equidistant from the points this and this. The given points are 7, 6 and 3, 4. The required point is on x-axis. The general point on x-axis is x, 0. General point on x-axis is x, 0. So because this point is equidistant from the given 2 points, let us suppose this is P, A and B. So PA is equal to PB. जल्दी शुरू हो जाओ, ये तो 10th का ही क्वेश्चन है.
डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिमाग बिल्कुल ही खत्म कर चुके हो अपना तुम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 8x इज इक्वल टू कितना आएगा 5 8 माइनस 25। So 8x is equal to 60, x is equal to 60 upon 8. 4 2s are 4 1s are 4 5s are 7.5. So the required point is 7.5 comma 0. 7.5 comma 0. बेटा पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर कर लो, रूट हमने एलिमिनेट कर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन बनाओ फिगर। जो बोल रहा है वही करना, उसे कॉपी मत करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की फिगर बनाओ। एक लाइन पढ़ो, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिगर आउट करते जाओ। पहली लाइन पढ़ो, फिगर बनाओ। दूसरी लाइन पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग उसे चेंज करो। शांत रहो। बताया था नहीं बताया था, आप अपना काम करो। जीरो कॉमा माइनस 4 पॉइंट यहाँ कहीं है, 8,0 यहाँ कहीं है। तो ये लाइन सेगमेंट हो गया, इसका मिड पॉइंट ये हो गया। ओरिजिन और इस पॉइंट दोनों से पास हो रही है लाइन। दिस इज 0 कॉमा माइनस 4 एंड दिस पॉइंट इज 8,0। ए बी ओ सी, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो फटाफट। आप पढ़ो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। बेटा अभी तक हमने क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा है। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो जल्दी से। हाँ, ये पॉइंट ओरिजिन कितना होता है, बस यही नहीं निकालना है, पढ़ो आगे क्या निकालना है। स्लोप ऑफ ओसी निकालना है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्यों स्लोप पे मॉड नहीं लगता? दो लाइंस के बीच के एंगल पे मॉड लगाते हैं। स्लोप कैन बी नेगेटिव बिकॉज एंगल इज ऑब्ट्यूज विद x एक्सिस। सिक्स क्वेश्चन करो विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दो लाइंस के बीच में कहाँ निकालनी हो? मैंने बोला है कि मुझे एंगल नहीं पता था, मैंने दो चीजों से स्लोप बताया है, दो पॉइंट्स पता है, उससे लाइन पास हो रही है, तो स्लोप की वैल्यू थी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मुझे इस लाइन से मतलब नहीं है, मुझे इस लाइन से मतलब है ये रिक्वायर्ड लाइन है, इसका बताना है स्लोप। इसका एंगल नहीं पता, सिर्फ दो पॉइंट्स पता है जिससे पास हो रही है। ओरिजिन से पास नहीं होती तब कंसीडर करते हो क्या तब भी एंगल तो चाहिए ना? एंगल नहीं है ना तो हमने यूज ही नहीं कर सकते। क्या नहीं आया आपको समझ में? फिफ्थ क्वेश्चन करो। सिक्स सॉरी सिक्स्थ किसमें? किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? बच्चों आवाज जा रही है क्या मेरी? कान में दर्द हो रहा है एक्चुअली। सांची आवाज आ रही है मेरी?
कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? वैसे ही जैसे पहले आ रही थी वैसे ही आ रही है? मैम सही से आ रही है। ठीक है, ऐसे ठीक है। चलो आगे करो। 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है? विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट 4, 3, 5 and -1, -1 are the vertices of right angle triangle. अरे बेटा 1 मिनट शांत रहो। ये A है, ये B है, ये C है। तो स्लोप ऑफ AB निकालो, स्लोप ऑफ BC निकालो, स्लोप ऑफ AC निकालो। निकालो। अरे 1 मिनट शांत तो रहो, अभी मैं बता रही हूँ ना। 5 - 4 अपॉन 3 - 4 -1। BC का स्लोप -1 - 5 अपॉन -1 -3 -6 अपॉन -4 3/2। AC का स्लोप 4 + 1 अपॉन 4 + 1 कितना 1। ये M1 और ये M2, या आप ऐसे ही रहने दो, ऐसे भी समझ में आ रहा है। स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब AB इज परपेंडिकुलर टू AC। लाइंस के बीच का एंगल हमें बोलना है AB और AC के बीच का, यानी ये एंगल 90 डिग्री है। भाई ये थोड़ी शो करना है कि वो लाइन का स्लोप, लाइन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, ये नहीं शो करना। इन दो लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ये शो करना है, जिसमें से कोई भी एक्स एक्सिस नहीं है। -1 दिखा के तो पढ़ना की परफेक्ट। मैंने यही बताया था ना अभी कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा -1, और अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होगा इक्वल। सीधी सी बात है। ठीक है, 6th क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन। 7th question. Find the slope of line which makes an angle of 30 degree with positive direction of y-axis measured anti-clockwise. बनाओ जरा इसकी फिगर अपने दिमाग से। आप अपने पास रख लो बुक, आप इससे देखो और सेकंड्स में काम करो, घंटों तक क्वेश्चन मत पढ़ा करो। क्वेश्चन आप मेरे से पढ़ो। क्या डाउट है? वैल्यू आने के बाद देखा कि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 दिख रहा था मुझे, तो माइनस, अगर किसी भी दो लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है तो वो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। बनाओ फिगर। बेटा इतनी देर तक क्वेश्चन पढ़ने का, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, उसे घंटों तक क्या पढ़ते हो उसमें? मुझे दिख नहीं रही फिगर। हाँ दिखाओ। पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज इस साइड हो। पॉजिटिव, हाँ सही बात है। देखो ध्यान दो, क्या बोला अब एक बार पढ़ना जरा जोर से। Find the slope of a line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise. मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, तो वाई एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाली हुई, इससे 30 डिग्री एंगल है। कहीं पे भी बना लो, जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से ही पास करो। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डिग्री एंगल है? 30 डिग्री। ओरिजिन से पास नहीं कर भी सकते हो, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन वो पर्टिकुलर केस हो गया। कहीं से भी पास करो ना, जनरल लो ना। समझ में आ गया? अब बताओ इसका स्लोप कितना होगा? ये एंगल फाइंड करोगे तो स्लोप आ जाएगा, ठीक। और ये एंगल किसके इक्वल होगा? जल्दी बताओ कितना होगा बच्चों, जल्दी बोलो। ये 30 होगा तो ये कितना होगा 60, तो ये कितना हुआ? तो स्लोप कितना होगा इस लाइन का? tan 120। tan 120 का मतलब 180 - 60। सेकंड क्वाड्रेंट 10 नेगेटिव, तो tan 60 का मतलब -√3। पॉजिटिव डायरेक्शन, y की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज।
हो गया क्या? नेक्स्ट. नेक्स्ट. vertices of a parallelogram दिखाएं तो m1 is equal to m2. हाँ, तो चारों लाइंस के स्लोप्स निकालो 2 पॉइंट फॉर्म से. 2 पॉइंट फॉर्म से दो चारों लाइंस के स्लोप्स निकालो. हम्म. 8th ही तो क्वेश्चन है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम वाला करना है, देखो वो भी होगा. शो दैट these are the vertices of parallelogram. हाँ, तो बस वो कर दो. क्या बोला मैंने? पैरेलल करना है, सीधे सीधे स्लोप्स निकालो. स्लोप्स, डिस्टेंस कभी यूज नहीं करना. अब आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट पता है, स्लोप यूज करो. AD भी फिर सबका slope consider ये क्या लिखा है? एडी क्या लिखा है? x2. एडी ये डिस्टेंस थोड़ी है जो एडी लिखोगे, स्लोप ऑफ एडी लिखोगे. बट ऐसे ऐसे करना है. बेटा वहां पे टीचर काट देगा एडी लिखोगे तो. स्लोप ऑफ एडी, हाँ उसके बाद ऑर्डर्ड, हमेशा ऑर्डर्ड ही लेते हैं. हाँ, किसी भी ऑर्डर में ले लो लेकिन ऑर्डर वाइज चलना. हो गया ना. m of AD is equal to m of AD. दोनों ऑपोजिट वाले सेम आने चाहिए. एक पेयर प्रूफ करने से ट्रेपीजियम भी हो सकता है ना. स्लोप निकालना है AB का, BC का, सबका निकाल, चारों लाइंस का. AD का ले रहे हो तो A और D पॉइंट लो. y2 minus y1 upon x2 minus x1. -3 + 2. इतना टाइम क्यों लगता है लिखने में? 3 upon -1 -3. हाँ चलो अगला करो. तो m of AD स्लोप ऑफ AB निकालो. m of AD is equal to m of BD और m of AB is equal to m of BD. यस, हाँ पैरेलल हो गई. इसका मतलब AD इज पैरेलल टू जिनके स्लोप्स इक्वल है उनको पैरेलल लिख दो. AD का स्लोप क्या आया -3 और दूसरे का? 2/5. इसका गलत आया. AB का, AB का क्या किया? 1 माइनस उल्टा लिख, अच्छा इधर से इधर माइनस किया है. 0 + 1 4 + 2 1/6. इसने गड़बड़ की है. Oh, sorry. शुभांगी हो रहा है ना? तंशिया हो रहा है? नाइन्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस. किसमें किसमें? नाइन्थ में. नाइन्थ में स्लोप तो एंगल 135 डिग्री हो गया क्योंकि ऑब्ट्यूज है. -1 कब होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना. 9 करो. हाँ -3 और 1/6 है बेटा. नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोला कि 2 पॉइंट से पास होती हुई लाइन है, उसका स्लोप बताना है, मतलब उसका एक्स एक्सिस से एंगल बताना है. तो उसका स्लोप निकाल लो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का. m निकालो. m कितना आया? -1 आया, विच इज इक्वल टू tan थीटा. तो tan थीटा -1 कब होगा? 135 डिग्री पे. -45 सेकंड क्वाड्रेंट में तो
सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, 135 तो 10 180 माइनस 45 इज इक्वल टू tan थीटा। अब सही है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके जाओगे ना 45 पे 1 होती है वैल्यू। 1 भी तो सोचो कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 45 की होती है ना, तो 180 में से कितना माइनस करोगे? कैसे करा? 2 पॉइंट्स गिवन थे, स्लोप निकाल दिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और विच इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि x एक्सिस से एंगल निकालना था तो हमें थीटा फाइंड करना है। तो थीटा फाइंड करने के लिए -1 के लिए क्या लेते हैं, 1 वैल्यू 45 डिग्री पे होती है, तो 180 माइनस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में ही तो नेगेटिव होगी वैल्यू। साची आपको आया? भव्या, अद्वय? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, ठीक है, 135 हो गया। फोन कुछ हुआ? नहीं देखना था। वही हो गया ना हम, सेकंड क्वाड्रेंट में 1 माइनस tan थीटा m2 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। हाँ तो इसमें तो स्लोप निकाला ना, x एक्सिस से एंगल स्लोप होता है ना थीटा, वो यूज किया। tan थीटा इज इक्वल टू दिस किया तो -1, नहीं -1 तो सही किया है, स्लोप आने के बाद। शुभांगी हो गया ना बेटा, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। The slope of line is double the slope of another line if the tangent of angle between them is 1/3 slope of the lines। इन्होंने क्या बोला है, दो लाइंस हैं, एक का स्लोप दूसरे का डबल है, तो एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस निकालना है। क्वेश्चन इज दिस, एक का स्लोप दूसरे का डबल है, देन यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दी, नहीं एंगल बिटवीन दीज टू गिवन है, कितना गिवन है 1/3, उसका टेंजेंट गिवन है, tan थीटा कितना गिवन है 1/3, तो आपको m और 2m फाइंड करना है, यही है ना क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये x एक्सिस नहीं है, ये दो लाइंस हैं, तो कौन सा एंगल लगाओगे? tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 यानी 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर का मॉड। tan थीटा की वैल्यू 1/3 पुट कर दो, m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, यस बेटा m की निकालनी है। जब भी मॉड को हटाते हैं हमेशा कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस माइनस। क्या नहीं आ रहा है इसमें बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा? वो सही बोल रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है मैं थोड़ा धीरे चलती हूँ, मेरी आदत ऐसी हो गई है, ठीक है ठीक है। 1 और 1/2। अरे भाई जो 1 और 1/2 क्योंकि मैंने ये वाला क्वेश्चन ना, अब इसमें शांत हो जाए ना तब तो बताऊंगी मैं दोबारा से। ये कौन सा क्वेश्चन था, 10। अब फिर से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। टू लाइंस आर गिवन, ठीक, स्लोप ऑफ वन इज डबल द अदर, स्लोप ऑफ वन इज डबल द अदर, 2m और m है, and angle between these two lines is, tangent of angle between these two lines is 1/3, tangent of angle between these two lines is 1/3। इतने स्लो तो बोलना मेरी आदत ही नहीं है, 1/3 समझ में आ गया। तो tan थीटा कितना होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, पुट कर दिया, मॉड के साथ होता है
मॉड के साथ होता है क्योंकि हम एक्यूट फाइंड कर रहे होते हैं, लेकिन होते तो कितने एंगल्स हैं? दो, एक एक्यूट और दूसरा ऑब्ट्यूज। तो इसका मतलब हमें m की दो वैल्यूज मिलेंगी। तो हम प्लस माइनस साइन, जब भी मॉड को हटाते हैं कौन सा साइन कंसिडर करते हैं? प्लस और माइनस, दोनों में से कोई भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। समझ में आ गया? तो मॉड को हटाया, इसमें सुन रहे हैं ना, मॉड को हटाया तो प्लस माइनस साइन लगा दिया, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहला केस ले रहे हैं। m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। mod of x is equal to 2, then x is equal to plus minus 2 की नहीं। आई बात समझ में? जब भी मॉड हटाएंगे तो दोनों साइंस कंसिडर करेंगे, बिकॉज मॉड वैल्यू नेगेटिव की भी उतनी ही होती है जितनी पॉजिटिव की होती है। हाँ, 3m is equal to 1 plus 2m square. So 2m square minus 3m plus 1 is equal to 0. 2m square minus 2m minus m plus 1 is equal to 0. 2m minus 1. m is equal to 1 और 1/2. अब दूसरा ले लो। m upon 1 plus 2m square is equal to minus 1/3. तो 3m is equal to minus m. So 2m square plus 3m plus 1 is equal to 0. 2m square plus 2m plus m plus 1 is equal to 0. 2m plus 1 m plus 1 is equal to 0. m is equal to minus 1 और minus 1/2. दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 2m तो 2 आएगा ना, 1/2 करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 1/2 करेंगे तो माइनस 1 आएगा, दोनों वैल्यूज पॉसिबल। आ गया सबको समझ में? नहीं, इन्होंने बोला है फाइंड द स्लोप्स ऑफ लाइंस। तो इधर 1 और 1/2, 1 and 1/2 किसका निकालना है? फाइंड स्लोप्स ऑफ लाइंस बताने हैं ना, तो दोनों का स्लोप दे तो दिया 1.5 या फिर और -1 एंड -1/2। आंसर देखो पीछे। मैम उसी में कर सकते हैं, तो करके जो 1 और 1/2 है। m तो सेकंड लाइन का है ना, तो उसकी डबल वाली लाइन होगी 2 1 वाली, उसका भी तो निकालना पड़ेगा। उसका अपने आप आ गया। अच्छा, m की वैल्यू आई है ये। तो 2m की अगर 1, हाँ नहीं, समझ गई आप लोग क्या कह रहे हो। m की वैल्यू क्या आ रहा है आंसर? m की वैल्यू 1 और 2 और माइनस 1 और 2 और 1/2 और 1। नेगेटिव नहीं आ रहा है? हाँ 4 आ रहा है, 4 हाँ 4 आएंगी, सही है। जब m की वैल्यू 1 लोगे तो 2m कितना होगा? 2। जब m की वैल्यू हाफ लोगे तो 2m कितना होगा? 1। जब m की वैल्यू -1 लोगे तो 2m कितना होगा? -2। जब m की वैल्यू माइनस हाफ लोगे तो 2m कितना होगा? -1। सही बोला था आपने, समझ में आ गया? तो ये चारों पॉसिबिलिटीज होंगी। ये पहली पॉसिबिलिटी, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। समझ में आ गई बात? अरे मैंने m की वैल्यूज को ही देख लिया था, ध्यान नहीं रहा। चलो ठीक है, समझ में आ गया। अगला 11th, a line passes through x1 y1 and hk if the slope of line is m। बनाओ फिगर जरा इसकी। 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक कौन सी? x1 y1, दूसरा कौन सा? hk, और इसका स्लोप कितना दिया हुआ है? बेटा तब भी कर लो। स्लोप कितना दिया हुआ है? स्लोप m ही दिया हुआ है।
तो स्लोप को स्लोप से इक्वेट करना है बस। क्या करेंगे इसमें बोलना जरा। टेन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, एम ही लिख दो, बिकॉज एम इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो k माइनस वाई वन एच माइनस एक्स वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हो भी गया क्वेश्चन। बेटा थ्योरी बता दूं आगे की, थोड़ी सी पढ़ के आना। नहीं फ्रेश टाइम तो नहीं है इतना, आप लोग के 7 से एग्जाम है, स्ट्रेट लाइंस कंप्लीट करना है और भी टॉपिक्स कंप्लीट करना है, बायोनॉमियल भी है। हाँ तभी कह रही हूँ थ्योरी सुन के जाओ। चलो बच्चों, हाँ क्या बताना था थ्योरी। बच्चों अभी 1 मिनट शांत हो जाओ, बात नहीं करो, निष्का नहीं, फोन टेबल पे रखो। हाँ हाँ, अभी तक हमने स्लोप पढ़ा था। अब मैं इक्वेशन क्या डिफाइन करती है। इक्वेशन का मतलब क्या है। पानी पीना बंद करो अभी। आप अगर मैं जो है वैष्णवी का नाम लेती हूँ तो आप वैष्णवी के बारे में सब जानते हो, समझ में आ रहा है। जैसे क्लास में उसकी वैष्णवी की आइडेंटिटी बाकी स्टूडेंट से अलग है, निष्का की आइडेंटिटी बाकी स्टूडेंट से अलग है, सब अलग अलग है। तो हर लाइन की इक्वेशन उसका नाम है, समझ लो। समझ में आ गया। हर इक्वेशन अपने आप में अलग है, हर लाइन अपने आप में अलग है। तो आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी का मतलब उस पे, मतलब वो अपने बारे में सब कुछ बताता है, वो नाम अपने बारे में सब कुछ बताता है। इसका मतलब हर एक पॉइंट जो उस पे लाई कर रहा है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो हर एक पॉइंट के बारे में बता रहा है, अपनी लाइन पे जो भी पॉइंट है उस बारे में बता रहा है वो। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इसको डिफाइन करने के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या, मैं अगर मैं सबसे पहले बात बोलूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस की आइडेंटिटी बताओ, एक्स एक्सिस अपने बारे में क्या बताता है। एक्स एक्सिस, पूरे एक्स एक्सिस पे क्या चीज फिक्स्ड है, y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हुई, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हुई, वो अपनी आइडेंटिटी बता रहा है। क्या बता रहा है कि उस पे y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगी, ये बात समझ में आई। अब मैं बोल रही हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करूं तो इस पे क्या चीज, कैसे ये पता चल रहा है कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्या चीज फिक्स्ड है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कौन सी है, y, यानी y इज इक्वल टू क्या है, सम कांस्टेंट प्लस माइनस b, कुछ भी कह सकते हैं, ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। नहीं, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 2 3 3 3 4 3, क्या चीज फिक्स्ड है, 3 फिक्स्ड है। x तो वेरिएबल है, x तो जो चाहे वो ले सकते हैं। समझ में आ गई बात। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू प्लस, अभी तो मैं बता रही हूँ बड़ा इजी लग रहा है। अब मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। हाँ, तो पासिंग थ्रू 2 3 प्लस माइनस क्यों लगा दिया,
पैरेलल टू क्या बोला मैंने, एक्स एक्सेस, तो ये वाली लाइन होगी कहाँ से x, y इज इक्वल टू 3, पैरेलल टू x एक्सेस बोला है तो क्या होगी, y इज इक्वल टू 3। अब मैं इसी में बोलूं पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू y एक्सेस, सबको समझ में आई बात, सबको समझ में आई। तो इक्वेशन क्या बता रही है, उस लाइन पे जो चीज फिक्स्ड है वो उस लाइन की हमेशा हर बात पे वो सेटिस्फाई करेगा, समझ में आ गई बात, ठीक। तो ये तो पैरेलल टू x एक्सेस और पैरेलल टू y एक्सेस का क्राइटेरिया हुआ। फोन छोड़ो, कहाँ पे बैग के नीचे क्या है, हाथ निकालो वहां से, बैग इधर साइड में रख दो, पता नहीं तुम लोग क्या क्या करते हो, मुझे समझ में नहीं आता। कुछ नहीं बच्चों तुम लोग बहुत परेशान कर रहे हो मुझे। हाँ, अब इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप, नहीं कौन सा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखो अब लाइन को डिफाइन करने के लिए एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को तो हम कैसे भी कर सकते थे। अब किसी भी लाइन को डिफाइन करने के लिए मैंने बोला कि दो चीजें चाहिए होती हैं। अब वहां पे दो चीजें कौन सी ली, एक तो पॉइंट लिया और दूसरा क्या लिया, स्लोप। बेटा नहीं करो अब, बस एक पॉइंट लिया और दूसरा क्या लिया, स्लोप। सबको समझ में आया। अब मैं बोल रही हूँ स्लोप। देखो ये लाइन है जिसपे पॉइंट मैंने लिया x1 y1 और स्लोप लिया थीटा। ये दोनों बातें मुझे पता हैं, तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन जो कि जनरलाइज्ड फॉर्म है वो चाहिए। अब मैं इसे x1 y1 लिया है, तो जनरल पॉइंट जो इस लाइन पे हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, उस पॉइंट को मैंने क्या लिया, x, y। उस पॉइंट को क्या लिया, x, y। अब मैं बोलूंगी कि ये भी पॉइंट इस पे है और ये भी पॉइंट लाइन पे ही है, तो इसका मतलब इसका स्लोप कितना होगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस इज इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि स्लोप गिवन है तो m इज इक्वल टू tan थीटा है ही, तो this is equal to n, and this is the required equation of line. Equation of line किस फॉर्म में, पॉइंट स्लोप फॉर्म में, जहां पे हमें एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है। हाँ तो स्लोप का ही फॉर्मूला है, लेकिन इसमें एक्स वाई क्या है, क्यों मैंने इसको इक्वेशन बोला, क्योंकि एक्स वाई क्या है, जनरल पॉइंट है, इस पे कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो वेरिएबल पॉइंट की फॉर्म में जो भी फॉर्म आई उसको हमने क्या बोला, इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पहले कौन सी फॉर्म बताई मैंने, पहले तो पैरेलल टू एक्स एक्सेस, पैरेलल टू वाई एक्सेस, फिर फर्स्ट फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब आ जाओ इसके बाद टू पॉइंट फॉर्म। हर फॉर्म अपना मीनिंग खुद बता रही है। अब हमें क्या पता होगा, दो पॉइंट्स लाइन पे, ये एक्सेस एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2, ये तो गिवन पॉइंट्स है। ये दो पॉइंट्स कैसे हैं, गिवन है, लेकिन हमें इक्वेशन हमेशा किस में फाइंड करनी होती है, जनरल में। तो जनरल पॉइंट एक सपोज करना पड़ेगा, कौन सा, xy। जनरल पॉइंट हमें एक सपोज करना पड़ेगा, कौन सा, xy। अब बेटा तीनों पॉइंट्स कैसे दिख रहे हैं, कोलिनियर। तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, इसी लाइन पे है, कोलिनियर है। तो अगर मैं बोलूं तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी भी कह सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, क्योंकि लाइन तो एक ही है। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना है बच्चों, मैं ए सी को इधर लिख रही हूं, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये AC है और ये AB है।
मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी क्योंकि जनरल वाली टर्म मैं लेफ्ट साइड में लिखना प्रेफर करती हूँ। समझ में आ गया? इक्वेशन की यही फॉर्म होती है, तो इसको इस फॉर्म में लिखती हूँ। सबको समझ में आ गई बात? है क्या वो मीनिंग सबको समझ में आ गया? हाँ यही है, इक्वेशन यही है जनरल फॉर्म में। अब आता है पॉइंट स्लोप हो गया, 2 पॉइंट हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट, INTERCEPT। बस एक और है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या है बच्चों? ध्यान देना, इंटरसेप्ट वर्ड का मीनिंग समझना, इंटरसेप्ट वर्ड का मीनिंग समझना। बच्चों ध्यान देना, ये लाइन ली मैंने, यहाँ पे इंटरसेप्ट किसको डिफाइन कर रहा है? वाई इंटरसेप्ट को। एक्स इंटरसेप्ट ये डिस्टेंस होती है, वाई इंटरसेप्ट ये डिस्टेंस होती है। कौन सी डिस्टेंस? अरे एक मिनट, नहीं 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 नहीं, ओरिजिन से डिस्टेंस। जिस एक्स एक्सेस को जितनी डिस्टेंस पे ओरिजिन से कट किया है लाइन ने, वो डिस्टेंस आपकी क्या होती है? एक्स इंटरसेप्ट। And y-intercept is the distance from origin where the line intersected the y-axis. समझ में आ गया? y-axis को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी? y-intercept। ये क्या है? y-intercept, और ये क्या है? x-intercept। मीनिंग समझ में आ गया? ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। अगर नेगेटिव डायरेक्ट, जैसे इसमें x कैसा है? नेगेटिव, बट y कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर है। हो सकता है नीचे जाएगी लाइन, तो समझ में आ गया? दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रही हूं मैं। ध्यान देना, लाइन मैंने ड्रॉ करी ऐसे, मैंने बोला इंटरसेप्ट में क्या गिवन है मुझे? y इंटरसेप्ट गिवन है, तो y इंटरसेप्ट का मतलब ये डिस्टेंस गिवन है, which is represented by c, which is represented by c। तो इसका मतलब ये पॉइंट मुझे पता चल गया क्या है? 0, c, जिससे लाइन पास हो रही है, जिससे लाइन, और मुझे स्लोप भी पता है क्योंकि लिखा है मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप भी पता है, तो यानी m पता है, कितना है? फोन नहीं? हाँ, अब क्या बोला? मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है, तो एक जनरल पॉइंट तो जरूर चाहिए। लिख लूं जनरल पॉइंट? हाँ, जनरल पॉइंट उसी लाइन पे होगा। अरे लाइन तो एक ही है, 2 लाइंस कहां से लेके आऊं? और जब लाइन एक ही है तो सारे पॉइंट्स को लीनियर ही हैं, उसी पे ही पॉइंट है ना, सारे पॉइंट्स उसी पे ही हैं। मुझे बताओ क्या नहीं आया समझ? इतने धीरे धीरे बता रही हूँ मैं। इक्वेशन है, इक्वेशन जनरल पॉइंट को ही डिफाइन कर रही है, उसकी आइडेंटिटी ही वही है। हर पॉइंट जो इस पे लिया जा सकता है, हर पॉइंट जो इस पे लिया जा सकता है वो एक्स वाई है, उसे एक फिक्स नहीं किया जा सकता। हमें उसी में इक्वेशन निकालनी है, उसी में रिलेशन निकालना है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ में आ गई बात? ठीक, तो अब मुझे 2 पॉइंट्स पता है, स्लोप पता है, इक्वेट कर दूं? क्या लिखूंगी जल्दी बताओ? उल्टा लिख लेती हूँ। हाँ, x माइनस 0 इज इक्वल टू m, तो y माइनस c इज इक्वल टू, तो mx प्लस ये दिस इज स्लोप निकाला, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप m। इंटरसेप्ट गिवन था, पॉइंट आ गया, जनरल पॉइंट ले लिया। ठीक,
ये इंटरसेप्ट फॉर्म इस फॉर्म में याद रखनी है, मैंने प्रूफ की है ये तो। y के फॉर्म में निकाल हाँ, ये यही फॉर्म है इसकी। तो इसका भी डायरेक्ट वैल्यू इन द सेंस ऐसे नहीं करते, मतलब ये तो प्रूफ है इसका, ये फॉर्म याद रखना। कोई वैल्यू आ जाए तो डायरेक्ट वैल्यू मतलब अगर स्लोप मुझे बोल दिया 3 है, y इंटरसेप्ट 5 है, तो लाइन लिख दूंगी सीधे y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। मुझे स्लोप चाहिए और इंटरसेप्ट चाहिए, जैसे ही मिल गया मैं वैसे ही पुट कर दूंगी। c इंटरसेप्ट ऐसा सी y इंटरसेप्ट है, बता रही हूँ इतनी देर से। इसमें मुझे ऐसा होता है कि ये सब वैल्यू दे देती c हाँ, अभी करवाऊंगी, अभी सिर्फ फॉर्म्स लिखो। c ही इंटरसेप्ट सी ही y इंटरसेप्ट है, हाँ, और m स्लोप है, सी y इंटरसेप्ट है। सी की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे पुट कौन करेगा? वो देंगे भाई, ये दो चीजें गिवन है आपको, स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन है, समझ में आ गया? इसमें x इंटरसेप्ट वाली फॉर्म भी होती है, वो क्या होती है? m x माइनस a, इसमें a x इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट होगा तो ये, और x इंटरसेप्ट होगा तो ये। समझ में आ गया? प्रूफ उसका वैसे ही होगा जैसे अभी किया है मैंने। प्रूफ आता है नहीं आता है, लेकिन तब भी पता सब कुछ होना चाहिए, क्वेश्चन ही तो है। लास्ट अब एक फॉर्म को क्या छोड़ू मैं? इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी क्या था? स्लोप इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे क्या बोला है? इंटरसेप्ट फॉर्म। बच्चों ध्यान देना, अब लाइन है, दोनों इंटरसेप्ट्स पता है, ये ए और ये बी। ये पॉइंट a, 0, ये पॉइंट 0, b, 0, b। वैसे तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं, लेकिन जो फॉर्म आती है वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूं। क्या आती है? सपोज आपको x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल x इंटरसेप्ट इज 2 एंड y इंटरसेप्ट इज 3. Find the equation of line. Find the equation of line. हाँ, तो x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे इंटरसेप्ट पुट करें और निकाल दें। समझ में आ गया? कौन सी चीज गिवन है ये देखना है बस। पहले में क्या गिवन थी? कितनी फॉर्म्स बताई मैंने? 4। पहले में क्या गिवन था? एक पॉइंट और एक स्लोप, पॉइंट और स्लोप। दूसरे में 2 पॉइंट्स, तीसरे में स्लोप और y इंटरसेप्ट। एक इंटरसेप्ट गिवन है, या तो y या x। समझ में आ गया? तीसरी फॉर्म में दोनों इंटरसेप्ट्स गिवन है, दोनों इंटरसेप्ट्स गिवन है। समझ में आ गई बात? पॉइंट ओरिजिन पे होगा? ओरिजिन पे तो कोई भी पॉइंट लिया ही नहीं मैंने। नहीं, एक्सेस पे तो तब भी होगा, लेकिन वो पॉइंट हमें पता नहीं हो, डिस्टेंस नहीं पता है। ये वाला डिस्टेंस पता चल जाए तो हमें ये पॉइंट पता चल जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो लाइन तो लंबी खींचेगी, एक्सेस पे तो जरूर कट करेगी। 2 पॉइंट के लिए उसमें भी y कट करेगा ही करेगा, कहीं भी कर लो। चलो जाओ, खूब मस्त। कल टेस्ट देने आ जाना सब लोग। फंक्शंस